अगस्त का महीना और साल था 2019। नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में आए करीब 2 महीने ही हुए थे। जम्मू कश्मीर को लेकर अचानक गतिविधियां तेज हो गईं। वहां से टूरिस्ट को वापस बुलाया जाने लगा। सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियां तैनात की जाने लगीं। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। राज्य के चुनिंदा नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद हुआ सबसे बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। 30 मई 2020 मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 30 मई को नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली थी। गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए अमित शाह को। मोदी सरकार 2.0 का 1 साल कैसा बीता, गृह मंत्रालय का कामकाज कैसा रहा, कौन से 3 बड़े फैसले लिए गए, किन मोर्चों पर यह मंत्रालय सवालों के घेरे में रहा, इस वीडियो में इन्हीं पर बात करेंगे। पहले बात बड़े फैसलों की। जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 में बदलाव। 5 अगस्त 2019 गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 संकल्प और 2 बिल पेश किए। आर्टिकल 370 से जुड़े राष्ट्रपति के आदेश का जिक्र किया। शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के 370 से खंड 2 और 3 हट गए राष्ट्रपति के आदेश से। इसके साथ ही कश्मीर को मिलने वाला स्पेशल स्टेट का दर्जा भी छिन गया। साथ ही अनुच्छेद 35A असंवैधानिक हो गया। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव किया। जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। इसके साथ ही एक देश एक संविधान का नारा बुलंद हुआ। बीजेपी ने अपना वो चुनावी वादा पूरा किया जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। दूसरा फैसला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। 10 जनवरी 2020 CAA को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया था, वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस एक्ट में इस्लाम धर्म मानने वालों को शामिल नहीं किया गया। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। तीसरा फैसला, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन हुआ। अगस्त 2019 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA में संशोधन हुआ। इस कानून की 2 सबसे बड़ी बातें हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के पास किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का और प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार मिला। कोई व्यक्ति अगर किसी आतंकी घटना में शामिल पाया जाता है या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन से जुड़ा है तो उसे आतंकी घोषित किया जा सकता है। वहीं अब किसी आतंकी या आतंकी संगठन की संपत्ति सीज करने के लिए NIA के DG की अनुमति काफी होगी। अब NIA के इंस्पेक्टर रैंक के अफसर भी आतंकी मामलों की जांच कर सकेंगे। अब बात कुछ नाकामियों की करते हैं। पहली, CAA और NRC के नाम पर हिंसा। CAA को लेकर देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के जामिया में कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन चला। इस प्रदर्शन को शांत करने के लिए दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी में घुसी और छात्रों पर डंडे बरसाए। इसके बाद पुलिस और गृह मंत्रालय पर सवाल उठे। दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन हुआ। यह तब हटा जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। दूसरी नाकामी, NRC को लेकर भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। NRC देश में रह रहे हर एक घुसपैठियों को बाहर करने का प्रोसेस असम में लागू हुआ। पूरे देश में लागू करने की बात हुई तो विरोध हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का बार बार जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले नागरिकता कानून आएगा फिर NRC। हालांकि विरोध हुआ तो सरकार की ओर से साफ किया गया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन लोगों को भरोसा दिलाने में सरकार कामयाब नहीं रही। तीसरा, NPR पर कुछ राज्यों की ना। 24 दिसंबर 2019 को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। कई राज्यों ने इसका विरोध किया। कहा गया कि NPR के जरिए सरकार NRC का रास्ता साफ करना चाहती है। कई राज्यों ने अपने यहां इसे कराने से इनकार भी कर दिया। सितंबर तक इसका काम पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसमें समय लग सकता है। चौथी बात, दिल्ली में हिंसा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए। इस हिंसा को समय रहते काबू नहीं कर पाने का आरोप लगा। यह हिंसा उस समय हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। बवाल बढ़ा, अमित शाह को संसद में सफाई देनी पड़ी। इन सब चीजों पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। पहले एक्सपर्ट हैं इंडिया टुडे के सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई। वो क्या बोले, खुद सुनिए। मोदी सरकार के 2 अहम निर्णय पिछले 1 साल में दोनों गृह मंत्रालय ने लिए। नंबर 1, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, जिस तरह से नागरिकता को एक तरह से बदला गया है ताकि जो पाकिस्तान या
बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको किस तरह से नागरिकता दी जाए। ये अपने आप में एक तरह से बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि जिस तरह से नागरिकता की डेफिनेशन हुई है उससे उन जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं ये संविधान के विरोध में है और ये एक तरह से धार्मिक क्राइटेरिया पर नागरिकता को एक तरह से बेसिस दे रहा है। तो ये रहा सीएए का मुद्दा। और दूसरा बड़ा मुद्दा था धारा 370 को लेके। जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया और कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया और लद्दाख को अलग कर दिया, ये दूसरा बड़ा मुद्दा। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो कई सालों से लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 370 को लेके, नागरिकता को लेके। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले साल में ही ये दो बड़े मुद्दे लिए और इन दोनों मुद्दों के पीछे एक चेहरा अमित शाह का, गृह मंत्री। अगर आप सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार में कि सरकार में नंबर 2 कौन है, तो इसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन अब आप दे सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने एक तरह से इन दो बड़े निर्णयों को लेकर विवादास्पद, जिन्होंने एक तरह से समाज को भी बांट दिया है, अपनी एक छवि बना दी है। एक ऐसी छवि जिससे या तो आप उनके कट्टर समर्थक बनते हैं या कट्टर विरोधी। तो गृह मंत्रालय ने अपने एक इंडिपेंडेंट, आप एक स्वतंत्र एक आइडेंटिटी बना दी है। हालांकि निर्णय तो पीएमओ के साथ सलाह करने के बाद लिए जाते हैं, लेकिन जब यही दो मुद्दे पार्लियामेंट में उठे तो अमित शाह उन दोनों मुद्दे के चेहरे बने। धारा 370 हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो। और फिर जेएनयू में छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से वहां कार्रवाई की, या जामिया में जिस तरह से कार्रवाई हुई, या दिल्ली दंगों के बाद जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं अमित शाह और गृह मंत्रालय की निगरानी लगती है और दिल्ली पुलिस भी उनके इंस्ट्रक्शंस पर चल रही है। तो मुझे लगता है इस एक साल में अगर कोई भी मंत्रालय सबसे विवादास्पद रहा है और सबकी नजरों में, मुझे लगता है एक ऐसा मंत्रालय बन गया है जो एक तरह से खौफ बढ़ा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से मजबूती अपनी दिखा रहा है, वो है गृह मंत्रालय। उनकी रिपोर्ट कार्ड इसलिए, या तो आप उन्हें अच्छे मार्क्स देंगे अगर आप उनके समर्थक हैं, या बहुत ही कम फेलियर कहेंगे अगर आप उनके विरोधी हैं। अमित शाह जैसे व्यक्ति पर एक राय बनना बहुत मुश्किल है। दूसरे एक्सपर्ट हैं यूपी और असम के डीजीपी रहे, पुलिस सुधार और होम मिनिस्ट्री के मसलों पर लगातार लिखने वाले प्रकाश सिंह। उनका क्या कहना है वो सुन लीजिए। पिछले एक वर्ष में गृह मंत्रालय के अगर कार्य की समीक्षा की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय ने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय, जिसपे कि पिछली सरकारें जिसपे फैसला लेने में डरती थी या संकोच था या कुछ न कुछ उनके मानसिक ग्रंथियां थी जिसकी वजह से वो नहीं ले पा रहे थे, कुछ इस तरह के फैसले थे जो इस सरकार ने लिए हैं और इसके लिए इसको श्रेय देना पड़ेगा। कश्मीर में जैसे आर्टिकल 370 को हटाना, ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसके बारे में बार बार चर्चा सालों साल से चली आ रही थी, पर इस सरकार ने उसमें ये सोचा कि अब इस कदम को उठाना है और ये कदम उन्होंने उठाया और उसके लिए उन्हें श्रेय देना पड़ेगा। तो कश्मीर में मैं समझता हूँ कि जो सीमा पार से जो आतंकवादियों का घुसपैठ होती थी उस पे नियंत्रण हुआ है, पर ये कहना कि घटनाएं नहीं हो रही ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घटनाएं फिर भी हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान कृत संकल्प है कि वो कश्मीर में कुछ न कुछ बवाल खड़ा करता रहेगा। और हाल ही में उसने एक रेजिस्टेंस फ्रंट की स्थापना की है जिसमें कि लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद वगैरह के सभी संगठनों के आदमी हैं। इसलिए कश्मीर की स्थिति अंदर ही अंदर कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेके कश्मीर में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। अब इसके बाद देखिए कुछ एजिटेशंस होते रहे समय समय पे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एजिटेशन हुआ, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर एजिटेशन हुआ। मैं समझता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसकी आवश्यकता थी, परंतु
क्या सवाल यह है कि क्या उस लक्ष्य को हम बिना मतलब बिना ऐसा दिखाए कि हम किसी एक विशेष वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्या उस लक्ष्य को हम शायद प्राप्त कर सकते थे, ऐसा कहा जाता है। अब ये एक लंबी चर्चा का विषय है कि हम वही लक्ष्य बिना एक वर्ग को चोट पहुंचाए क्या हम ले सकते थे। तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या, देखिए नॉर्थ ईस्ट की समस्या जहाँ तक नागालैंड का सवाल है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बाद आगे हम नहीं बढ़ पाए नागालैंड में, और अभी तक समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं हो पाया है। पर उसके लिए भारत सरकार दोषी है या NSCN की हठधर्मिता दोषी है, ये सोचने की बात है। वो लोग अगर इस बात पर जिद कर रहे हैं कि हमें अलग संविधान चाहिए, अलग झंडा चाहिए, तो जाहिर है कि सरकार उसको नहीं दे सकती। ऐसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखा जाए तो वहाँ जो घटनाएं होती थी, हिंसात्मक घटनाएं होती, उसमें निश्चित रूप में कमी आई है। नक्सल समस्या का अगर हम सिंहावलोकन करें तो नक्सल समस्या भी एक तरह से कंटेन हो गई है, पर बस दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसका दूरगामी सुझाव के लिए जो आवश्यक सामाजिक और आर्थिक स्तर पे जो कदम उठाए जाने चाहिए उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये तो हो गई एक्सपर्ट की राय। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में गृह मंत्रालय ने तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए, लेकिन ऐतिहासिक फैसलों के साथ आती है जिम्मेदारी उनको संभालने की, देश को संभालने की। उनमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई है। तमाम जगह हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए, NRC, CAA और दिल्ली दंगे को लेकर इसीलिए सवाल भी उठते रहे हैं। आपका पहले एक साल में गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय के परफॉर्मेंस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहें दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।